वो कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी या मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी के विषय में बात करने जा रहे हैं। देखो, सप्लाई ऑफ मनी के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की डिमांड को डिटरमाइन करता है और प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट पैटर्न को। ठीक है, अगर सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में डायरेक्टली बढ़ती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, तो उससे कंज्यूमर का डिमांड बढ़ता है और कंज्यूमर का डिमांड बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ने लगती है। जब अर्थव्यवस्था में प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ने लगती है तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में इन्फ्लेशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ प्रोड्यूसर के हाथ में मनी ज्यादा नहीं आएगी तो इकोनॉमी में ये जो इन्फ्लेशन जनरेट हुआ है, इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम कहां से मुद्रा पाएंगे, हम कहां से इन्वेस्टमेंट को लाएंगे। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में अभी तक सप्लाई ऑफ मनी में केवल एक ही बात आती होगी। क्या बात आती है कि अर्थव्यवस्था में जितनी नोटें हैं, ऑल द नोट्स एंड ऑल द क्वाइंस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, जितनी अर्थव्यवस्था में आपको क्या दिखाई पड़ती है, करेंसीज दिखाई पड़ती हैं एंड क्वाइंस दिखाई पड़ते हैं। करेंसी एंड क्वाइंस दिखाई पड़ते हैं, उनको हम लोग मान लेते हैं कि दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। बट ये एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। हम केवल सप्लाई ऑफ मनी के केवल एक भाग को जान पा रहे हैं। एक भाग को जान पाने का मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत बहुत सी चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी काउंट करना चाहिए। जैसे बैंक के पास जो मुद्रा होती है वो भी सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट होती है। बैंक के पास जो एफडीज होती हैं, सावधि जमा पत्र होते हैं, या पोस्ट ऑफिस में भी आप देखे हो कि जमा होती हैं मुद्राएं, तो उन मुद्राओं को भी काउंट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो सप्लाई ऑफ मनी के पूरे कंपोनेंट को जानने के लिए आज हम इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम्स में इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी के कितने कंपोनेंट हैं या कितने पार्ट हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कभी यह मूल्यांकन करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी कितनी है और कहां कहां व्याप्त है। मैंने क्या बोला कि रीजनल इनइक्वालिटीज भी आ सकती हैं। सपोज दैट पूरे भारत में सप्लाई ऑफ मनी 100 की हो, लेकिन मान लीजिए कुछ मेगा सिटी हैं सच एज दिल्ली, सच एज बेंगलोर, सच एज कोलकाता, सच एज मुंबई, यहीं पर अगर 80% मनी हो तो 20% पे अर्थव्यवस्था में अगर सप्लाई ऑफ मनी होगी तो इकोनॉमी का इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी बहुत मेजर रोल अदा करता है। सप्लाई ऑफ मनी अर्थव्यवस्था में कहां कितनी है, आरबीआई इस बात का सर्वे किया करता है, इस बात का पता लगाया करता है, ताकि अर्थव्यवस्था में सभी जगह पर डेवलपमेंट लगभग समान रहे, कहीं पर रीजनल इनइक्वालिटीज ना विद्यमान होने पड़े। तो रीजनल इनइक्वालिटीज से बचने के लिए साथ ही साथ लोगों और जो यहां के निवासी हैं उनके साथ कोई असमानता का व्यवहार ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक एरिया में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है तो उस एरिया के लोग सफर करने लगते हैं। सपोज दैट प्रयागराज में अगर एटीएम एक दिन ना काम करे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दिन अगर नेटवर्क फेल हो जाता है इंटरनेट का और बैंकिंग व्यवस्था रुक जाती है तो आपको कितना लॉस हो जाता है। इकोनॉमिक आपकी जो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो स्लो डाउन का शिकार हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था में अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द मनी, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, जो मनी होती है उसकी सप्लाई करने की व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाती है।
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में हमको कितनी मुद्रा की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में कितनी मुद्रा हमको प्रवाह बनाए रखना है। वी शुड मेंटेन द फ्लो ऑफ द मनी। तो हमको जब मुद्रा के प्रवाह को मेंटेन करना होता है तभी अर्थव्यवस्था का बैलेंस एंड सस्टेनेबल गोल हम लोग अचीव कर सकते हैं। बैलेंस एंड सस्टेनेबल गोल अचीव करने का मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों के पास उनकी डिमांड के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जा सके। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, मुद्रा की आपूर्ति कहां कहां पर व्याप्त है इस पर क्या करता है, मूल्यांकन करना पड़ता है, इसको वो चेक करता रहता है। अर्थव्यवस्था में विस्तृत मुद्रा का जो स्टॉक है वो कैसे और कहां सर्कुलेट हो रहा है, इस मूल्यांकन के बाद ही रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को घटाने पर पॉलिसी बनाती है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में देखिए वाइड मनी, विस्तृत मुद्रा की मैं बात कर रहा हूं। विस्तृत मुद्रा केवल पेपर करेंसी और क्वाइंस नहीं होती है, बल्कि अर्थव्यवस्था में जो आपके डिमांड ड्राफ्ट हैं इनको भी इंक्लूड हम लोग कर लेते हैं। आगे देखेंगे कि विस्तृत मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्रा को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो इस टर्म में हमको वाइड मनी, ठीक है, वाइड मनी के कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सेप्ट यहां पर करते हैं और ये देखते हैं कि आरबीआई मुद्रा आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी को घटाने बढ़ाने पर पॉलिसी बनाती है, जिससे उसे अर्थव्यवस्था के ओवरऑल मॉनिटर करने में मदद करती है। मनी सप्लाई को देखकर ही आरबीआई एग्जिस्टिंग जो आपके पास पॉलिसी में चेंज लाती है और मनी सप्लाई को टाइम टू टाइम घटाती और बढ़ाती है। तो जब तक आरबीआई को सप्लाई ऑफ मनी के सारे कंपोनेंट नहीं पता होंगे कि जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा, चाहे वो ऑप्शनल मनी हो चाहे वो रियल मनी हो, आपने देखा होगा सारी मनी के विषय में कि चाहे वो ऑप्शनल मनी हो चाहे रियल मनी हो, बट अर्थव्यवस्था में टोटल मनी कितनी है और उसका प्रवाह कहां कहां पर है, इसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होना बहुत अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था में नागरिक है उनके पास कितनी मुद्रा है तथा उनके द्वारा बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में कितनी जमा की गई मुद्रा है, जब इनको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जोड़ देता है तो आफ्टर एडिंग ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ मनी उसको टोटल मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी पता चल जाती है। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी आरबीआई को ना पता चलने लगे तो वहीं पर डिमोनेटाइजेशन की कंडीशन को आरबीआई को अपनाना पड़ता है। तो आरबीआई ये चाहता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत कि उसको अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में कितनी मुद्रा है, बैंकों के पास कितनी मुद्रा है तथा पोस्ट ऑफिस के पास कितनी मुद्रा है, इसकी अगर पूर्ण जानकारी है तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीतियां बनाने के लिए और अर्थव्यवस्था के अनुरूप निर्णय लेने में बहुत सार्थक सिद्ध हो सकता है। तो यह पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मुद्रा आपूर्ति के विषय में ठीक से जान लेना होगा। सप्लाई ऑफ मनी में अर्थव्यवस्था में प्रचलित सर्कुलेटेड मुद्रा की मात्रा, अमाउंट ऑफ मनी, और यहां पर मुद्रा का मतलब सिर्फ नोट और सिक्के से नहीं है। आप लोग को मनी का टर्म में केवल आपके दिमाग में एक ही चीज जाती है कि अवेलेबल क्वाइंस एंड करेंसी। अवेलेबल क्वाइंस एंड करेंसी ओनली नहीं मनी कहलाती हैं। यह एक नैरो मनी का कॉन्सेप्ट है, यह संकुचित मुद्रा की अवधारणा है। बल्कि डिमांड ड्राफ्ट हमारे द्वारा और बैंक में अन्य प्रकार की जो हम लोग मनी के रूप में टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल मनी। आपने पढ़ा होगा। ऑप्शनल मनी को भी हम इसके कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो इस पे बैंकों में जमा किए गए डिमांड और टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ईटीसी को शामिल किया जाता है। सपोज दैट मेरे पास कितने सिक्के अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में, मेरे पर्स में या मेरे घर में कितनी करेंसी अवेलेबल है, साथ ही साथ टाइम डिपॉजिट, सावधि जमा।
सावधि जमा क्या होती है? मैंने 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए जमा किया 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद मुझे इतना मिल जाएगा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, अर्थव्यवस्था में लोग पोस्ट ऑफिस बचतों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, और पोस्ट ऑफिस में आपने कितने पैसे अपने अकाउंट में जमा किए हैं या टाइम डिपॉजिट में आपने कितना जमा किया है, उनको ऐड करने के बाद आप कंपोजिशन ऑफ द मनी को काउंट कर सकते हैं। तो ईटीसी के अंतर्गत हम और भी चीजों को बताएंगे कि कौन सा सप्लाई ऑफ मनी या कंपोनेंट ऑफ मनी का पार्ट माना जाता है। इस विषय पर हम लोग विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा कहां कहां पर व्याप्त है, कहां कहां पर मनी का यूज किया जाता है, या कहां कहां पर मनी स्टोरेज है। आई एम रिपीटिंग, कहां कहां पर मुद्रा के प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी चलन में मुद्रा कहां पर है और कहां पर मुद्रा स्टोरेज है, स्टॉक में है, रुकी हुई है, उसकी जानकारी आरबीआई को होना चाहिए। इसके लिए आरबीआई कोड वर्ड का प्रयोग करती है, और वो कोड वर्ड क्या है? M0, M1, M2, M3, M4। एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन कोड्स का प्रयोग वो करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वीकृत मुद्रा रूप में 4 प्रकार की होती। पहले देखो ये कॉन्सेप्ट चलता था M0, M1, M3, M4 पहले चलता था। प्रेजेंट टाइप में M1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले आपकी आती है फिएट मनी आती है। ठीक है, फिएट मनी। दूसरी आपकी होती है कमोडिटी मनी। तीसरी आपकी होती है फिडुशरी मनी कहलाती है, और चौथी होती है कमर्शियल बैंक मनी के नाम से जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होती है। तो सबसे पहले आती है फिएट मनी। ये एक प्रकार की कानूनी मुद्रा है, ठीक है, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसे भुगतान लेन देन के लिए देश के भीतर सभी लोगों और कंपनियों या किसी अन्य संस्थान द्वारा स्वीकार किया जाता है। फिएट मनी भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं है। यह सिर्फ एक मूल्य है जो आपूर्तिकर्ता और मांग के बीच उत्पन्न होती है। इसका आंतरिक मूल्य, ठीक है, जो इसका आंतरिक मूल्य है, इसके अंकित मूल्य से काफी कम होता है। और फिएट मनी के उदाहरण है आपके सिक्के और बिल। ठीक है, तो ये जो फिएट मनी होती है, यह कानूनी मुद्रा होती है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी आपको मैंने देखो, ये जस्ट रिवीजन वाला पार्ट है, एक बार देख लेते हैं ताकि बड़ा बड़ा हमको क्लियर हो जाए। कमोडिटी मनी इन द टर्म ऑफ कमोडिटी होता है, हम एक वस्तु किसी से लेते हैं, बदले में दूसरी वस्तु अपने पास से दे देते हैं। वही बार्टर सिस्टम जो आपका होता है, वही कमोडिटी मनी के रूप में जाना जाता है। ये अर्थव्यवस्था में सबसे पुरानी मुद्रा है। इसे विनिमय के माध्यम या खाते की इकाई और मूल्य के भंडार के रूप में जाना जाता है। ये बार्टर सिस्टम से संबंधित है और जारी की जाती है। इसमें लोग भुगतान के रूप में सामान और सेवाएं देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे गोल्ड, सिक्के, मसाले, गेहूं या खाद्यान्न आप वस्तु के रूप में किसी को दे सकते हो। अगर आपके पास कॉइन्स है तो कॉइन्स के रूप में दे सकते हो। आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड के रूप में दे सकते हो। यानी किसी टर्म में आप इसका भुगतान कर सकते हो। इसे हम लोग कमोडिटी मनी के नाम से जानते हैं। तीसरा है फिडुशरी मनी। फिडुशरी मनी मनी वैल्यू विश्वास पर निर्भर करती है, क्योंकि इसे आमतौर पर एक्सचेंज के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसे सरकार द्वारा कानूनी मुद्रा घोषित नहीं किया गया है। अब आपको याद आने लगा होगा, अच्छा सर ने बताया था। ठीक है, इसे आप लोग क्या कर सकते हो, अब यहां पे एग्जांपल देख लो। जैसे चेक मैंने आपको बताया था, ड्राफ्ट बताया था, बैंक नोट बताए थे। यानी इसके लिए सरकार आपको दबाव नहीं बना सकती है, और ये केवल विश्वास पर मुद्रा का लेन देन संचालित होता है।
ठीक है, हम और आपके बीच में विश्वास है, आपने मुझे डिमांड ड्राफ्ट दिया, मैंने डिमांड ड्राफ्ट को ले लिया, तो इसे सरकार कानूनी मुद्रा तो घोषित करती है, लेकिन इस पर कानूनी मुद्रा घोषित नहीं किया गया, लेकिन इस पर क्या होता है, किसी को ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि नहीं आपको चेक में लेना ही पड़ेगा। इसलिए लोग इसे भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। अगर लोगों का विश्वास होता है कि वादा नहीं तोड़ा जाएगा, तो इसे नियमित रूप से फाइट या कमोडियन मनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था में क्या होता, केवल एक्सचेंज के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता कि इनका भुगतान कर दिया गया। तीसरा है कॉमर्शियल बैंक मनी। कॉमर्शियल बैंक मनी क्या होती है, ये वाणिज्यिक बैंकों का जनरेटेड ऋण होता है, जिससे पैसे के बदले या वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए एक्सचेंज किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों का पैसा आंशिक रिजर्व बैंकिंग के माध्यम से उत्पन्न होता है, और बैंकिंग अभ्यास में बैंक अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक में रखते हैं, आपने देखा होगा CRR के अंतर्गत, और शेष को उधार दे देते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ड्राइव्ड डिपॉजिट जनरेट करते हैं, जबकि वे मांग पर इन सभी जमा को भुनाने के लिए समवर्ती जवाबदेही बनाए रखते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक मनी एक प्रकार की व्युत्पन्न जमा मुद्रा होती है। व्युत्पन्न जमा मुद्रा मैंने बताया था, ए व्यक्ति है, उसने 1000 रुपए किसी बैंक में जमा किया, तो यह रियल डिपॉजिट है, रियल डिपॉजिट है। इसमें से आरबीआई ने क्या किया कि 900 रुपए प्लस 100 रुपए 10% मान लीजिए CRR है, आरबीआई में इतनी मुद्रा जमा कर दिया, और इस 900 रुपए को किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है, बी व्यक्ति को, और उसके नाम का एक खाता ओपन कर देता है। तो ये आपकी कॉमर्शियल बैंक मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये अगर कोई पैसा लेने आता तो इसकी जवाबदेही या समवर्ती जवाबदेही या उसका व्यवस्था उसको बैंक को करना अनिवार्य हो जाता है। तो हमने देखा ये 4 प्रकार की मुद्राएं होती है जो वर्तमान में हमको देखने को मिलती हैं। अब चलिए कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी पर बात कर लेते हैं, जो मेन है हमारा। तो मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक जो प्रेजेंट टाइम में पहले M0 से स्टार्ट होता था, लेकिन वर्तमान में M1, M2, M3 एंड M4 के नाम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 1977 में वर्गीकृत किया गया। यानी अप्रैल 1977 के पूर्व M0 से स्टार्ट होता था और M3 तक जाता था, लेकिन अब 1977 के बाद जो हम लोगों ने मुद्रा की आपूर्ति के 4 मापक कैलकुलेट किए हैं, उसमें M1, M2, M3 एंड M4 को कैलकुलेट किया जा रहा। इस वर्गीकरण से पहले आरबीआई ने पैसे की आपूर्ति का केवल एक मापक प्रस्तुत किया था, वो M था। ठीक है, तो पहले M के रूप में सप्लाई ऑफ मनी के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन अब इसको 4 अलग अलग डिग्रीज में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो उनको देखिए कि M1 के अंतर्गत कौन मुद्रा है, M2 के अंतर्गत कौन मुद्रा है, M3 के अंतर्गत कौन सी मुद्रा है, और M4 के अंतर्गत कौन सी मुद्रा है। इसको हम लोग चलिए अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले M1 की बात करते हैं। यह पैसे की आपूर्ति का पहला मापक है, फर्स्ट मेजरमेंट है, जिसमें हम लोग नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा के नाम से जानते, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। सभी मूल्य के सिक्के अर्थव्यवस्था में जितने क्वाइंस हैं, जितने नोट हैं जो जनता में प्रचलन में है, उन्हें M1 मनी कहते हैं। आपके पास मुद्रा जनता में, देखो याद रखना, बैंक के पास रखी नोट को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, जो जनता के पास है, आपके पर्स में, आपके तिजोरी में जो मुद्रा यानी जो नोट और सिक्के हैं, उसको M1 मनी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जो आप अभी तक सोच रहे थे। वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में डिमांड डिपॉजिट अंतर बैंक जमा को छोड़कर को भी इस माप में माना जाता है। अब डिमांड डिपॉजिट को क्या होता है, ठीक है, मांग जमा। मांग जमा का मतलब होता है, ये आप यहां पर देख सकते हो, अभी मैंने आपके पास डिस्कस किया था, तो ये 1000 तो रियल डिपॉजिट है, लेकिन ये जो 900 रुपए है, ये डिमांड डिपॉजिट आपकी होती गई। तो रियल डिपॉजिट को तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट जो इसमें ड्राइव डिमांड डिपॉजिट्स होती जा रही हैं,
उनको आप इसमें कैलकुलेट नहीं करोगे, तो ये डिमांड डिपॉजिट्स आपकी हो जाती है, जिसे अंतर बैंक जमा को छोड़कर इस माप में माना जाता है। ठीक है, विदेशी केंद्रीय बैंक की वर्तमान जमा राशि वित्तीय संस्थानों को भी मुद्रा माप के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास M1 मनी के अंतर्गत कंपोनेंट है। जितनी अर्थव्यवस्था में आपके क्वाइंस चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में जितने नोट हैं, एंड आपकी अर्थव्यवस्था में बैंकों के पास जो हमने डिपॉजिट अभी हाल ही के दिनों में किया है, और उसमें से जो जनरेटेड डिपॉजिट है उसको नहीं इंक्लूड करना है, उसको हम लोग M1 के अंतर्गत काउंट करते हैं। अब आती है बात M2 मुद्रा कौन सी है। M2 मुद्रा तो सबसे पहले M1 मुद्रा के अंतर्गत जो अभी तक हमने आपसे डिस्कस किया उसको आप इसमें ले लीजिए। अभी M1 मैंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि अर्थव्यवस्था में जितने सिक्के होते हैं प्लस जितने नोट होते हैं, सिक्के एंड नोट को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, प्लस डाकघर बचत बैंक जमा, बैंक डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। किसका, डाकघर का। अब मुद्रा की आपूर्ति में वाणिज्यिक बैंक जो आपके कॉमर्शियल बैंक हैं, आपके कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनकी बचत जमाएं पहले से ही शामिल है। किसमें, M1 में। M1 में मैंने बोला था पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाओं को शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि पहले वाले कंपोनेंट पे देखिए कि यहां पर कॉमर्शियल बैंक एंड सहकारी बैंक की बात तो की गई थी, बट पोस्ट ऑफिस की यहां पे बात नहीं की गई थी, तो इसलिए यहां पर पोस्ट ऑफिस बैंक डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर दिया गया, जबकि बैंक, कॉमर्शियल बैंक एंड सहकारी बैंक ऑलरेडी यहां पर इंक्लूड है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अधिकांश लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से बैंक डिपॉजिट को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अधिकांश लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में अपनी डिपॉजिट को रखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी तो सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट है, तो उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि M1 के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक एंड सहकारी बैंक की डिपॉजिट को लिया था, M2 के अंतर्गत डाकघर की जो बैंक डिपॉजिट है उसको ले लिया, बैंक में जो हमने पैसा रखा बचत खाते में उसको इसके अंतर्गत ले लिया। M3 के अंतर्गत इस माप में क्या करते हैं, फिर से M1 को ले लेते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंकों के टाइम डिपॉजिट को इसमें, जैसे FD आप कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर देखिए केवल बचत बैंक जमा को शामिल किया गया था, केवल यहां पर आपका सेविंग अकाउंट पे था, और यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने टाइम डिपॉजिट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि जो आपने मुद्रा फिक्स की है उसको भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। यह इंटर बैंक समय जमा को बाहर करता है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्रॉड मनी यानी सबसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जानी जाती, जो मैंने शुरू में बात की थी। शुरू में जो मैंने बात किया था यही बात किया था कि विस्तृत मुद्रा आपकी यही है। इसके अंतर्गत M1 प्लस कॉमर्शियल बैंक तथा सहकारी बैंकों की टाइम डिपॉजिट को भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। अब आपकी आती है बात चौथी, M4 पैसे की आपूर्ति का चौथा जो मापक है उसके अंतर्गत M3 को आप ले लीजिए, जो मैंने ये किया, जिसमें समय जमा और मांग जमा सहित सभी डाकघर जमा भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें डिमांड डिपॉजिट को भी, जितनी आपने डिमांड डिपॉजिट यानी जो आपके पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, 900 रुपए आपने उधार दिया वो है इसमें, फिर 810 उधार दिया वो भी है, तो इन सारी डिमांड डिपॉजिट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही साथ टाइम डिपॉजिट इसमें इंक्लूड किया गया, और पोस्ट ऑफिस में जितनी भी प्रकार की जमाएं हैं उन सारी डिपॉजिट्स को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, तो M4 मुद्रा का कंपोनेंट वो कहलाने लगता है। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट है, एग्जाम से में आप देखिएगा हर साल पूछा गया है।
अब M3 में सर्कुलेशन में देखो, M3 क्योंकि बहुत विस्तृत मनी है, नागरिकों के साथ बैंकों और मुद्रा का कुल जमा शामिल है। ठीक है, नागरिकों के साथ बैंकों और मुद्रा का कुल जमा होता है, इसलिए आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी के लिए इसे क्रेडिट बजट में सबसे अधिक महत्व देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी क्रेडिट बजट बनाता है तो क्रेडिट बजट बनाने के लिए सबसे पहले M3 के अंतर्गत कितनी अर्थव्यवस्था में मुद्रा है, इस मुद्रा को वो देखता है और उसके आधार पर निर्धारित करता है अपनी नीतियों को। यहां तक कि इसे हर साल अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक उद्देश्य के रूप में भी ध्यान रखा जाता है। व्यापक आर्थिक उद्देश्यों के रूप में भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में क्या व्यापक उद्देश्य हैं, उनको इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब चलिए फिर से ब्रीफिंग कर लेते हैं जो हमारे पास चलता था। तो पहले हमारे चलता था M0, पैसा जो चलन में है, बैंक का आरबीआई के पास डिपॉजिट प्लस आरबीआई का अन्य जमा। M1 लोगों के पास करेंसी नोट सिक्के प्लस जो बैंक करंट या सेविंग अकाउंट में जो हम लोग पैसा रखे हैं बैंक में, प्लस आरबीआई के साथ अन्य जमा, इसको हम लोग M1 कहते थे। M2 के अंतर्गत M1 इस मुद्रा को ले लेते हैं प्लस पोस्ट ऑफिस में जमाए ओनली डिमांड डिपॉजिट। M3 के अंतर्गत M1 प्लस बैंकों के साथ समय जमाए, अब इसमें देखो टाइम डिपॉजिट को हमने लिया है। और M4 के अंतर्गत M3 मुद्रा प्लस पोस्ट ऑफिस में जमाए टाइम डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ करके, तो ये हमने कॉन्सेप्ट यहां पर देखा था। अब देखिए इस समय क्या होता है, जो इस समय हमारे पास चल रहा है, तो M1 को हम लोग क्या कहते हैं, संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नैरो मनी क्या कहलाती है, M1। M2 क्या कहलाती है, संकीर्ण मुद्रा, M1 से कम। ठीक, M1 सबसे ज्यादा है, उसके दूसरे नंबर पे क्या आती है, M2 मुद्रा संकीर्ण मुद्रा में आती है। और M3 मुद्रा व्यापक मुद्रा होती है, बट M2 से कम व्यापक होती है। अब आपके पास क्या होता है, M4 व्यापक मुद्रा होती है, सबसे कम। तो अब आप देखते हैं तरलता। तरलता का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में कितना कैश उपलब्ध है, उसे हम लोग लिक्विडिटी का नाम देते हैं, तरलता का नाम देते हैं। दूसरा M1 आपके पॉकेट में या आपके घर में रखी हुई मनी, आपके अकाउंट में जमा की गई मनी है, जिसे आप जब चाहे निकाल सकते हैं, इसलिए यह सबसे अधिक लिक्विड मनी कहलाती है। ठीक है, तो M1 मुद्रा सबसे लिक्विड मनी होती है, इसको जो आप तुरंत खर्च कर सकते हो, इस मुद्रा को हम लोग लिक्विड मनी के नाम से जानते हैं। अगला है M3 को एग्रीगेट मनी या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स AMR भी कहते हैं। ये मनी सप्लाई के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त है और आरबीआई इसे ही सबसे ज्यादा कैलकुलेट करती है, क्योंकि ये सबसे अधिक व्यापक या विस्तृत है, सब जगह पर ये मुद्रा फैली हुई है, इसलिए इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा देखता है। M4 तरलता की दृष्टि से देखा जाए तो चारों में को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखता हूं, तो तरलता की दृष्टिकोण से सबसे तरल मुद्रा M1 होती है। दूसरे नंबर पर क्या होता है, इस ये जो आपके पास होता है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे आप देख सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो तरलता की दृष्टि से ये आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम, यानी M4 मुद्रा सबसे कम लिक्विड मनी के नाम से जाना जाता है। M4 में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स उर्फ जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट भी शामिल किया जाता है, और एफडी तुड़वाने में काफी समय लगता है, इसलिए इसको सबसे कम तरल या लोएस्ट लिक्विडिटी मानते हैं, जो कि M4 में है। तो M4 में जब एफडी आप जोड़ दोगे तो एफडी जोड़ने के साथ ही लिक्विडिटी डिक्लाइन कर जाएगी, यानी उसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में सबसे कम होने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे सबसे कम लिक्विड मनी की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आप बताइए कि कहां पर आपको